नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। राम मंदिर के चंदे में क्या वाकई चोरी हुई है? अगर हुई तो फिर कितने करोड़ की? 2 करोड़ की, 200 करोड़ या उससे भी कहीं ज्यादा? क्या रामशिलाएं भी गायब कर दी गई? ये आरोप है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त तैर रहा है। सियासी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कुछ लोग कैमरे पर यही बात कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि सही क्या है, सच क्या है, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस एसआईटी का गठन किया है उसकी जांच दूसरे दिन भी आज जारी है। खुद सीएम योगी 19 जून को अयोध्या जा रहे हैं। कथित चंदा चोरी के इन आरोपों से राम भक्त परेशान है, वो हकीकत जानना चाहते हैं। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने उन लोगों से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की जो जांच के दायरे में हैं, जिनका नाम उछल रहा है। वो पहले कैसे थे, अब कितना फर्क है, ये सब अपने स्तर पर हमने समझने की कोशिश की और फिर जो सामने आया उसे अयोध्या स्टिंग के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं। पूरी रिपोर्ट गौर से देखिए, जानिए कि आखिर रियलिटी क्या है, आरोपों में दम कितना है, फिर बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश किया जा रहा है क्या, देखिए जरा। अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था। हम चोर होते भैया तो 92 से जुड़े हैं, 32 साल हमारा हो गया। आज इनको नजर में आ रहा हम चोर हैं, अचानक ये दिख रहा मेरे पास क्या। कुछ बैंक के कर्मचारियों के ऊपर संदेह हुआ है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी ही गिन करके रुपया ले जाते थे। जितने लोग भी ट्रस्ट से जुड़े आज वो सब करोड़ों पे खेल रहे हैं। तो 5 साल के अंदर कहां से ऐसा पैसा आ गया सभी के पास कि सब आज करोड़ों पे खेल रहे हैं। सबके पास गाड़ी घोड़ा बंगले और नौकर चाकर सब है। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के आरोपों में 5 नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहे हैं। रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, सोमेश आनंद, गोपाल राय, केडी तिवारी और अनिल मिश्रा। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भक्तों ने जिस आस्था और श्रद्धा के साथ राम मंदिर में चढ़ावा दिया था, ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने उसका गबन कर लिया और दावे में ये रकम लाखों करोड़ों में बताई जा रही है। शक के दायरे में 48 लोग हैं, ये गिनती बढ़ती जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार बता रहा है कि कैसे एसआईटी की टीम इन लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि कथित चोरी की पहली और आखिरी कड़ी को पकड़ा जा सके। इस पूरे मामले में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, वो है टिन्नू यादव का, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सबसे करीबी सहयोगी हैं। आरोपों के मुताबिक मंदिर से जुड़े हर टेंडर में इनका दखल रहता है। मंदिर निर्माण प्रक्रिया के दौरान टिन्नू यादव की जिम्मेदारी काफी अहम बताई जाती है। टिन्नू यादव के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि वो कभी मामूली ऑटो रिक्शा और बाइक से घूमते थे। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता मनीष यादव टिन्नू यादव पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई जानने के लिए अयोध्या में निकले। एक तंग गली से होते हुए नवभारत रिपोर्टर उस जगह पहुंचे जिसे स्वर्ग द्वार मोहल्ला कहा जाता है। एक नाम इन दिनों विवाद में है, वो नाम है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव पर आरोप लगे हैं कि चढ़ावा जो चोरी का मामला है उसमें उनकी भी भूमिका है। उनके घर की स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, ये गलियां हैं और यहाँ पे टिन्नू यादव जी का मकान है। राम मंदिर मामले में उनका नाम सामने आया है। पूरे विवाद मामले में 32 साल से ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ट्रस्ट चूंकि नया बना था, राम मंदिर से 32 साल से जुड़े हुए हैं। ये उनका घर है, देखिए 2 मंजिल घर है। आरोप लगा रहे हैं कि उनका घर आलीशान है। कहा जा रहा है कि उनके घर पे कई सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन आप घर की स्थिति देखिए, ये छोटा घर है उनका। यहाँ पे ये गेट बना हुआ है, ये देखिए ये गेट है और ये घर बना हुआ है। नवभारत संवाददाता ने टिन्नू यादव के घर को नॉक किया तो वहां उनकी पत्नी मिली, जिनका नाम पूनम यादव है। टिन्नू यादव की पत्नी ने ऑन कैमरा सभी आरोपों को नकार दिया और इसके पीछे बड़ी साजिश बताई। पत्नी है टिन्नू यादव जी? उनकी पत्नी। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं टिन्नू यादव जी मंदिर से? 97 से। अच्छा, 97 से जुड़े हैं। परेशान है आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 हफ्ता 15 दिन से इतना मानसिक टेंशन हमको मिल रहा है कि आपसे हम क्या कहें।
ये कहा जा रहा है कि पहले वो ऑटो चलाते थे और अचानक फिर उनके पास संपत्ति आ ऐसा गई। कुछ नहीं, ऑटो था, 2-3 ऑटो था। बहुत अच्छे परिवार से हम लोग हैं। हमारे ससुर जी नए घाट में उनका दुकान था, अच्छा खासा होटल था। आरी बगल पूछेंगे किसी से, सब बताएंगे। ऐसा नहीं था। और चढ़ावा प्रक्रिया से कोई नाता नहीं कोई है? देना नहीं भाई, उसमें बैंक वाले हैं, कार्यकर्ता, जैसे आप 4 लोग हो गिन रहे हो, पुलिसकर्मी, उनकी जिम्मेदारी है ना, कौन आ रहा क्या लेके जा रहा, हमारी जिम्मेदारी है नहीं। और जो महपाल बोला है 2021 का लेखाधिकारी। हाँ कोई था, लेकिन उसके बाद ये आए ही नहीं। वो भी हमको पता लगा है कहीं से कि वो भी 15-20 दिन पहले आया था दर्शन करने। वहां के बड़े लोगों उसको अपने रूम में बैठा के भड़काया गया कि फलाने के खिलाफ बोलो। टिन्नू यादव कहाँ हैं, ये सवाल जब पूछा गया तो जवाब दिया कि राम मंदिर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे 27,000 रुपए महीने की तनख्वाह आती है। नवभारत संवाददाता ने इसके बाद टिन्नू यादव से फोन पर संपर्क किया। सुनिए उन्होंने सफाई में क्या कहा। आपके ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, आपका पक्ष क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। ये सब बिल्कुल गलत है जी। अच्छा, आपका राम मंदिर में भूमिका क्या है? मतलब वहाँ कौन सी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं यादव जी? केवल वहाँ देख रेख करने की जिम्मेदारी, कहाँ साफ सफाई, कहाँ पंखा नहीं, कहाँ बिजली नहीं, ये मेरे पास कार्य था। अच्छा, इसका कितना वेतन आपको मिल रहा है? वेतन में 27,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, ये जो चढ़ावा प्रक्रिया है, ये कक्ष बना हुआ है, बाहर सीसीटीवी है, कर्मचारी तैनात रहते हैं, इससे कोई मेरा लेना देना नहीं। चंपत राय जी हैं, इन पे आरोप उठ रहे हैं कि ये चढ़ावे की प्रक्रिया में सीधा दखल इनका था, और जो अयोध्या के लोग हैं संतोष दुबे, विनय कटियार जी, ये सब आरोप लगा रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? ये मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसकी तो जांच के विषय जांच कर रहे हैं लोग, जांच कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो बता रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। टिन्नू यादव का मकान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, न ही वीवीआईपी सुविधाओं वाला है, तो फिर क्या टिन्नू यादव इतने शातिर हैं कि कहीं और पैसा लगा सकते हैं? टिन्नू पर आरोप है कि उनकी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी चल अचल संपत्ति है, जो कि अयोध्या लखनऊ में है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का आलीशान हॉस्टल होने का आरोप भी टिन्नू यादव पर लगाया जा रहा है। इन आरोपों की जांच करते हुए नवभारत संवाददाता ने अयोध्या के कई होटलों में निवेश से जुड़ी जानकारी जुटाई। स्थायी सदस्यों में से एक अनिल मिश्रा भी सवालों के घेरे में हैं। सूत्रों का कहना है कि अनिल मिश्रा होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते हैं और राम मंदिर ट्रस्ट में जुड़ने से पहले स्कूटर से चला करते थे। अनिल मिश्रा का 5 साल पहले का परिवेश सामान्य रहन सहन होने का दावा किया जाता है, मगर जैसे ही करोड़ों रुपए के कथित गबन की जांच शुरू हुई तो उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मिश्रा जी होम्योपैथिक डॉक्टर थे और ट्रस्ट में आने से पहले वो किराए के मकान में रहते थे। ट्रस्ट में आने के बाद उनका अपना 4 मंजिले का मकान बना और 2-2 लिफ्टें लगी, गाड़ी घोड़ा हो गए। तो 5 साल में ऐसा कौन सा कार्य हो गया कि इतना पैसा आ गया कि एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रह रहा है वो आज 2 से 2.5 करोड़ के घर में आ गया और गाड़ी घोड़ा सारी चीजें आ गई। ये भी जांच का एक विषय है। क्या वाकई चंद सालों पहले किराए के मकान में रहने वाले अनिल मिश्रा अब जमींदार हो गए? क्या वाकई उनके पास 5 से 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है? सूत्रों का दावा है कि अनिल मिश्रा किराए के घर से निकलकर अब 2.5 करोड़ की कीमत वाले 3 मंजिला बंगले में रहते हैं, जिसमें 2 लिफ्ट होने का दावा किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा अब स्कूटर से नहीं बल्कि इनोवा गाड़ी से चलते हैं और लंबी दूरी के लिए ट्रेन पकड़ने की बजाय हवाई यात्रा करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अनिल मिश्रा के पुराने और नए घर को खोज निकाला। इस समय हमारी मौजूदगी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के घर पे है। ये लक्ष्मणपुरी कॉलोनी है जो शहर के बीचों बीच है, और आपको दिखाएंगे ये डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का घर है जहां पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो डॉक्टर अनिल मिश्रा जी हैं वो अपना इलाज कराने के लिए, आंखों का इलाज कराने के लिए केरल गए हुए हैं। ये डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का घर है और यहाँ पे ये ताला लगा हुआ है।
क्योंकि डॉक्टर अनिल मिश्रा जी जो हैं अपने इलाज के लिए, अपने आंखों के इलाज के लिए वो इस समय केरल गए हुए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य होने के बाद ये उनका भवन है जो उन्होंने नया निर्माण कराया है। आप देख सकते हैं ये भवन जो है आलीशान भवन बना है जिसमें लिफ्ट भी लगाई गई है और ये डॉक्टर अनिल मिश्रा का ये भी भवन है। यहाँ पे भी डॉक्टर अनिल मिश्रा इस समय नहीं है क्योंकि उनके मिलने वाले जो लोग हैं उनका बताना है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा अपने आंखों के इलाज के लिए वो इस समय केरल गए हुए हैं। टिन्नू यादव फोन पर सफाई दे रहे हैं, फिर अनिल मिश्रा कहां हैं? क्या एसआईटी की जांच में सहयोग दे रहे हैं या उन्होंने चंदा चोरी के आरोपों पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ी? सूत्रों का कहना है कि अनिल मिश्रा इस वक्त केरलम गए हुए हैं जहां उन्हें अपनी आंखों का चेकअप कराना है। इसी तरह के सवाल चंपत राय पर उठ रहे हैं, मगर चंपत राय भी अब तक कैमरे के सामने नहीं आए। चंपत राय को लेकर एक सोर्स का कहना है कि उनसे सोमवार को एसआईटी ने बंद कमरे में पूछताछ की। चंपत राय को लेकर दूसरे सूत्र का कहना है कि वो कार सेवकपुरम में मौजूद है। तीसरे सोर्स के मुताबिक चंपत राय बीमार चल रहे हैं और वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं। ये इस समय हम यहाँ कार्यालय पे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। भाई साहब नमस्कार। सर चंपत राय सर जी की तबीयत नहीं ठीक है तो वो इस समय कहाँ मिलेंगे? क्या लोगों से मुलाकात कर रहे हैं सर? जी सर। जैसे चंपत राय जी यहीं पे लोगों से मिलते थे तो अभी बताया कि उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, तो इस समय वो कहाँ पे हैं और लोगों से क्या उनसे मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ जानकारी आप देंगे इसके बारे में? चंपत राय से जुड़ी जानकारी उनके कार्यालय पर नहीं दी जा रही, मगर विनय कटियार का दावा है कि वो जल्द ही चंपत राय से मिलकर उनका पक्ष जानेंगे। हमको मालूम नहीं है कि पैसा कितना उन्होंने दिया है चंपत राय जी ने, और हमको उम्मीद यही है कि वो पैसा लेंगे नहीं, वो फिर या तो वापस करेंगे या बैंक में जमा कराया होगा साथ में। जी डॉक्टर अनिल मिश्रा ही वो सब वहाँ जाते हैं, उनकी भूमिका हो सकती है। हाँ। एसआईटी की रडार पर मंदिर निर्माण के कार्यों से जुड़े गोपाल राव और उनके कथित भतीजे सोमेश आनंद भी हैं, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इन दोनों का नाम भी चंदे की हेरा फेरी में आ रहा है। सोमेश आनंद पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो बीते 1 साल में कई बार कर्नाटक गए। इस दौरान वो ट्रेन का इस्तेमाल करते थे और अपने साथ भारी भरकम बोरे ले जाते थे। हालांकि वापसी के लिए वो हवाई सफर को चुनते थे। आरोपों के मुताबिक सोमेश आनंद जब कर्नाटक से लौटते तो उनके पास किसी भी तरह का लगेज नहीं होता, इसीलिए शक की सुई उनके आसपास भी घूम रही है। निकल के आ रहे हैं कि इनके भतीजे यहाँ से, जो सुनने में आया मीडिया के थ्रू और आपके लोकल जो चैनल हैं, कि बोरे में भरकर यहाँ से ट्रेनों से चीजें जाती थी। अब वो क्या चीजें जाती थी मालूम नहीं, और उधर से फ्लाइट से आदमी लौटता था। तो ये सब जांच का विषय तो जरूर है, क्योंकि पैसा अंधाधुन आया है। कुंभ में तो हमारे ख्याल से इतना पैसा आया है कि ये लोग गिन भी नहीं पाए होंगे। सोमेश आनंद के बारे में सूत्रों का कहना है कि वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। हो सकता है इसी वजह से उनका वहां आना जाना होता हो, मगर राम मंदिर में दान को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, तो एसआईटी उन्हें भी जांच के दायरे में ला सकती है। सोमेश के बैंक खातों और हवाई टिकटों की स्क्रूटनी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सोमेश और गोपाल राव से जुड़ी जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। मंदिर परिसर के पास बने जिस गेस्ट हाउस में गोपाल राव और सोमेश आनंद रहते हैं, वहां भी कुछ नहीं बताया जा रहा। गोपाल राव निर्माण के प्रभारी और उनके भतीजे सोमेश आनंद दोनों सवालों के घेरे में हैं। ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर सोमेश आनंद भी रहा करते थे और गोपाल राव भी रहा करते थे, तो यहीं से उनका मंदिर आना जाना हुआ करता था। हमने गार्ड साहब से पूछा भी कि क्या अभी गोपाल राव या सोमेश आनंद मिल पाएंगे, तो अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, कोई बताने को तैयार नहीं। एक बार पूछ रहे गार्ड साहब, अरे गार्ड साहब, सोमेश जी है नहीं क्या वाकई? राम मंदिर कार्यालय यहां से वैसे निकल गए सुबह? क्या सुबह निकले हैं क्या यहाँ से? नहीं, गोपाल जी तो यहीं रहते हैं, सोमेश जी भी यहीं रहते, पता है।
हाँ, वही वो सोमेश जी मंदिर में ही कार्यरत है। कहाँ रहते हैं फिर? और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है राम मंदिर चंदा चोरी के बीच। बड़ी खबर ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। 19 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। एक तरफ एसआईटी की जांच जो है दूसरे दिन जारी है और राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। 19 जून को बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। इस पूरे मामले में एक और शख्स पर संदेह है जिसका नाम केडी तिवारी है। रामलला के दरबारे में सोने चांदी के आभूषणों को संभालने की जिम्मेदारी केडी तिवारी के पास थी। आरोपों के मुताबिक केडी तिवारी ने हाल ही में 1.5 करोड़ रुपए की जमीन का डीड एग्रीमेंट कराया है, जो कि सीधे सीधे जांच के दायरे में आ गया। केडी तिवारी के बारे में पता चला कि इस वक्त वो एसआईटी टीम के सवालों का सामना कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी सफाई में बताया कि वो गहनों को तौलकर रसीद देते थे। उसके बाद ट्रस्ट क्या करता था, इसकी कोई डिटेल उनके पास नहीं है। और चलिए अगली स्टोरी का रुख करते हैं। क्या संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों की संख्या को 362 यानी बहुमत के आंकड़े से पार पहुंचाना चाहते हैं? क्या मॉनसून सत्र में सरकार फिर से महिला आरक्षण विधेयक और डीलिमिटेशन बिल को सदन में लाने की तैयारी में है? मिशन बंगाल के बाद दिल्ली से महाराष्ट्र तक अब ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। हालांकि ये मुलाकात जो है वो अनौपचारिक थी, लेकिन वैश्विक कूटनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मुलाकात बेहद अहम है। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों के बीच 16 महीनों के बाद ये मुलाकात हुई। कल औपचारिक तौर पर दोनों नेताओं की बैठक होनी है, लेकिन G7 से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने टास्क बड़ा है। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर क्या है सरकार की फुल तैयारी? एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर, देखिए। क्या आने वाले मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा में मोदी के सांसदों की संख्या 350 के पार हो जाएगी? क्या राहुल गांधी वाले मोदी विरोधी गुट मॉनसून सत्र से पहले 200 से नीचे आ जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मिशन बंगाल लगभग पूरा हो चुका है। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनडीए को समर्थन देने की खुलेआम बात कर रहे हैं। क्या अब टारगेट पर मिशन ठाकरे हैं? ऑपरेशन टाइगर की चर्चा दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक के सियासी गलियारे में जोर शोर से हो रही है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि मिशन पवार पर काम होना बाकी है। क्या फिर मिशन डीएमके होगा और कांग्रेस भी टूटेगी? ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा। किस राज्य में क्या हलचल मची है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले जान लीजिए कि मोदी सरकार की तैयारी क्या है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में करीब 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार की तैयारी पूरी है। बजट सत्र में सरकार का गणित गड़बड़ा गया था, लेकिन मोदी सरकार देश में लगातार बदल रहे सियासी माहौल का पूरा लाभ मॉनसून सत्र में उठाना चाहिए। बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि केवल अंक गणित नहीं बदल रहा है, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों के भाव भी बदल रहे हैं। जरूरी आंकड़े जुटाने के साथ सरकार का फोकस फिर से उन बिल को सदन में लाना है जो उसके कोर एजेंडे में है। माना जा रहा है कि सरकार मॉनसून सत्र में फिर से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और डीलिमिटेशन बिल को सदन में ला सकती है। पूरा खेल नंबर का है, क्योंकि संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में 362 का नंबर चाहिए।
बजट सत्र के दौरान डीलिमिटेशन बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई। पक्ष में 298, विरोध में 230 वोट मिले। एनडीए की ताकत 293 सांसदों की है, यानी बिल पर एनडीए सांसदों की संख्या से 5 वोट ज्यादा मिले। पर्याप्त संख्या बल नहीं होने से सदन में बिल गिर गया। टीएमसी के बागी 20 सांसद औपचारिक टूट की कगार पर हैं। उनकी ओर से घोषणा की जा चुकी है कि वो सरकार को समर्थन देंगे। तमिलनाडु में डीएमके चुनाव हार चुकी है और उसके कुछ सदस्यों को लगता है कि परिसीमन का जो फॉर्मूला दिया गया था वो राज्य के लिए लाभदायक था। कई और क्षेत्रीय दल परिसीमन के विरोध में नहीं थे। हालांकि गठबंधन की एकजुटता की मजबूरी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मोदी विरोधी पार्टियों ने देश में बार बार कई नैरेटिव गढ़े। राहुल गांधी ने दावा किया 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, देश में भयंकर सुनामी आएगी। कुछ विरोधी दलों ने राहुल के नैरेटिव को सपोर्ट भी किया। डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकते। उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। क्या राहुल गांधी के इस दावे के पीछे कोई ठोस राजनीतिक आधार था, या फिर राहुल गांधी का दावा हवा हवाई है? राहुल गांधी और विरोधियों का ये नैरेटिव भी ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। अगर मौजूदा राजनीतिक हालात को देखें तो राहुल गांधी का दावा जमीन से ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार लगातार मजबूत होती दिख रही है। भले ही बीजेपी अकेले उस आंकड़े को पार न कर पाई हो, लेकिन गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है और ये कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टूट चुकी है। 28 में से 20 सांसद एनसीपीआई में विलय करने और एनडीए को सपोर्ट करने की खुलकर बात कर चुके हैं। काकोली घोष को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी बनाया जा चुका है। जो नहीं हो रहा, सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। हालांकि टीएमसी के बागी विधायकों का विलय होगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला लोकसभा स्पीकर को लेना है। लोकसभा स्पीकर कानूनी पहलुओं की पड़ताल कर ही फैसला देंगे। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने ममता गुट को भी चर्चा के लिए बुलाया है। अच्छी बात है, स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना। तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक चिट्ठी दिया उनसे मिलने के लिए। अब चर्चा ऑपरेशन टाइगर की तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इसकी चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट के 9 सांसदों में से 6 से 7 सांसद शिंदे गुट की शिवसेना के संपर्क में हैं। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एकनाथ शिंदे भले कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन तैयार है, सिर्फ डेट का। तो क्या 19 जून को शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले उद्धव ठाकरे को झटका लगने वाला है? अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी का ममता की पार्टी जैसा ही हाल होता है, 9 में से 6 सांसद पार्टी छोड़ते हैं, तो फिर 4 साल बाद उद्धव ठाकरे को एक बार फिर सबसे बड़ा झटका लग सकता है। 21 जून 2022 को 39 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी और बीजेपी से हाथ मिला लिया। नतीजा ये हुआ कि तब एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। हालांकि इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी का दावा है कि उनके सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं। चंद दिन पहले उद्धव ठाकरे ने मीटिंग भी बुलाई थी। तब 4 सांसद फिजिकली और 5 सांसदों के ऑनलाइन जुड़ने की बात कही गई थी। ऑपरेशन वुल्फ होतं ना, टायगरचं ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा? वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ
आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात. ते शक्य नाही आमच्याकडे. ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर तब ऑपरेशन करता है जब मरीज होते हैं, सामने पेशेंट होते हैं, और हमें नहीं लग रहा है कि हमारे कोई भी सांसद पेशेंट या मरीज है या कोई कहीं जाने वाला है. रही बात जाने की, जाने वाले को कोई रोक सका नहीं है. हमारे नेता श्री उद्धव जी ने कहा है कि जिसको जाना है वो तो चले ही जाएंगे, मैं कितना भी प्यार लुटाऊं. उद्धव ठाकरे ने 22 जून को फिर सांसदों की बैठक बुलाई है. कांग्रेस भी फिलहाल उद्धव की पार्टी के साथ नजर आ रही है और ऑपरेशन टाइगर को अफवाह बता रही है. ये अफवाह होगी और जिसके एक भय निर्माण करने का ये इनकी स्टाइल है. ऐसा बीजेपी के लोग जो चुन के आए वो जितने उनको चाहिए थे, उनको लगा 300 के आगे आएंगे, वो आए नहीं. इसलिए इस तरह से पार्टियां तोड़ के अपनी मेजॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही. अब उद्धव ठाकरे की पार्टी एकजुट रहेगी या फिर टूट जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा. अगर उद्धव ठाकरे के सांसद टूटकर शिंदे गुट में मिलेंगे तो भी कुनबा एनडीए का ही बढ़ेगा. अगर मोदी सरकार की ताकत बढ़ती है तो सरकार बिना दबाव के अपने प्राथमिकता वाले काम को तेजी से आगे बढ़ा सकती है. संख्या बल ज्यादा होगा तो विपक्ष का नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा. कल नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है. इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील इसका एजेंडा हो सकता है. ईरान अमेरिका युद्ध पर समझौता साइन हो चुका है. अब युद्ध खत्म होने के बाद इकोनॉमिक फ्रंट पर बड़े फैसले लेना भी सरकार की प्राथमिकता में होगा ताकि भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके. ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत. और चलिए बात टीएमसी नेता जहांगीर खान की. जहांगीर खान को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की गई है. जहांगीर की पत्नी ने सैकड़ों समर्थक जुटा लिए थे. पाल्टा स्टेशन का घेराव करने की कोशिश की गई. सुरक्षा बलों ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया. जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश जो है वो नाकाम हुई है. तस्वीरें जरा देखिए कैसे फाल्टा स्टेशन का घेराव करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया है. जहांगीर के समर्थकों ने कई इलाकों में रास्ता जाम कर दिया. जाम की सूचना मिलते ही पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की. इन प्रदर्शनकारियों की नाराजगी थी कि जहांगीर खान को कमर में रस्सी बांधकर नहीं घुमाया जा सकता. दरअसल 8 जून को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी के बाद 11 जून को पहली बार पुलिस जहांगीर खान को लेकर फाल्टा पहुंची. उस इलाके में हाफ पैंट में उसकी परेड करवाई गई. अगले दिन भी हाफ पैंट में जहांगीर की परेड निकाली गई और फिर सोमवार को उसकी टी शर्ट और निक्कर का कलर तो बदल गया लेकिन हेकड़ी पहले से ज्यादा टूटती हुई नजर आई. वो हाथ जोड़कर कान पकड़कर लोगों से माफी मांगता नजर आया. आपको बता दे ये वही जहांगीर खान है जिसकी इसी इलाके में तूती बोलती थी, जो कभी लग्जरी गाड़ियों से यहां घूमा करता था. अब वो हाफ पैंट में लोगों से माफी मांगता नजर आ रहा है. और चलिए अब आपको बताते हैं कि जहांगीर खान पर आखिरकार आरोप क्या क्या लगे हैं. जहांगीर के खिलाफ फाल्टा पुलिस स्टेशन में 7 गैर जमानती एफआईआर दर्ज है. उस पर वोटरों को धमकाने, अवैध जमीन कब्जाने का आरोप भी है. जहांगीर पर चुनाव में धांधली के आरोप भी है. साल 2020 की बात करें, जेपी नड्डा पर हमला मामले का भी आरोपी यही है. जहांगीर पर अवैध वसूली और महिलाओं को धमकाने के भी आरोप. जहांगीर खान को 8 फरवरी को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया. बताया जाता है कि तब वो नेपाल भागने की फिराक में था. और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. पाकिस्तान पर यह मुहावरा एकदम सटीक बैठता है. तभी तो अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन हिंदुस्तान में हो रहा है और बेपनाह दर्द से करा रहा है पाकिस्तान. जी हाँ, पाकिस्तान में आज पश्चिम बंगाल सरकार की डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट नीति की जबरदस्त चर्चा है. जितने अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है उतना ही पाकिस्तान आंसू बहा रहा है. सवाल यही है इसकी वजह क्या है. पाकिस्तान में क्यों कहा जा रहा है बांग्लादेश के बाद अगला नंबर इस्लामाबाद का है. रिपोर्ट देखिए. डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अंग्रेजी के यही वो 3 शब्द हैं जिन्हें दोहरा दोहरा कर पाकिस्तान रो रहा. बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद इसी 3D फॉर्मूले से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर
उन्हें देश से बाहर निकालने का काम किया जा रहा। और यकीन मानिए इसका दर्द बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान को हो रहा। असल में पाकिस्तान लंबे समय से भारत के कुछ सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवासियों के जरिए डेमोग्राफी को बदलने और भारत विरोधी तत्वों को शरण देने की कोशिशों को शह देता रहा। इस नीति से अवैध वोट बैंक पर सीधा प्रहार हुआ। जाहिर है पाकिस्तान समर्थित एजेंडे को भारी धक्का लगा है। पाकिस्तान में तो यहाँ तक कहा जा रहा कि अगला नंबर पाकिस्तान का है, क्योंकि सत्ता में 12 साल पूरे करने वाले मोदी लगातार मजबूत हो रहे हैं। वो बगैर किसी दबाव के अपनी नीतियों को लागू कर रहे हैं। जाहिर है अब पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा काम नहीं करेगा। और अब एक जरूरी बात जो आप दर्शकों से करनी है, और ये बात सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। दरअसल टाइम्स नाउ नव भारत पर रात 8:50 से आने वाली न्यूज की पाठशाला कल से यानी कि 17 जून से टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री की मशहूर एंकर रूबिका लियाकत के साथ लगेगी और सबकी क्लास लगेगी। तो याद रखें 17 जून से रात 8:50 न्यूज की पाठशाला रूबिका लियाकत के साथ सबकी अटेंडेंस जरूरी है।